नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। आज जो है आप लोगों के लिए 125 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं। इसमें आप लोग साथों साथ प्लस और माइनस करते रहिए, सही और गलत जो भी लगाना है कि 125 में कितने क्वेश्चन आपके सही या गलत होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ, तो आपको मालूम होगा। सीधा सीधा चलते हैं, ज्यादा कुछ भटकते नहीं है कि राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ। तो 1848 ईस्वी में कहां पर हुआ? केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे मैं जब चर्चा करता हूं, अगले क्वेश्चन के लिए जब देखिए टेस्ट सीरीज है और डायरेक्ट इसमें हम लाइव चल रहे हैं। क्वेश्चन है कि बाघ गुफा कहाँ स्थित है, मतलब बाघ गुफा कहाँ स्थित है। आपको मालूम होगा कि बाघ गुफा मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है, बाघ गुफा की बात किया जाता है। तो ये भी आपके लिए क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे के लिए तीसरा क्वेश्चन है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं वह किस में रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु की बात करते हैं, दो चीज महत्वपूर्ण है। ये रहते तो बिहार में थे और पूजा कहाँ करते थे? चैत्य में करते थे। जो चैत्य गुफा होती थी उसमें पूजा करते थे, उनका प्रार्थना स्थल था और निवास स्थल जो है वह बिहार हुआ करता था। ये आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रागैतिहासिक चित्रों का जो विषय है वह क्या है? जो प्रागैतिहासिक चित्र है उनका मुख्यतः विषय क्या रहा है? तो आपको मालूम होगा कि यह शिकार है। क्या है? शिकार के लिए यह जाने जाते थे प्रागैतिहासिक, और मुख्यतः शिला चित्रों के लिए प्रागैतिहासिक कला को जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? शिला चित्रों के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पर दो पॉइंट आपको और भी याद होना चाहिए। भारतवर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर सर्व प्राचीन जो प्रागैतिहासिक है वह भीमबेटका है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और पूरे विश्व की बात करते हैं तो हम अल्तामीरा की बात करते हैं। किस गुफा की बात करते हैं? अल्तामीरा। और अल्तामीरा की बात करते हैं कहाँ पर है? स्पेन में है, जिसकी खोज 1879 में किया गया था। ये भी आपको इसके साथ साथ मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बहरहाल इन क्वेश्चनों को मैं आपको करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है यामिनी राय का जन्म कब हुआ? तो ये आपको मालूम होगा कि इनका जन्म कब होता है? 1887 ईस्वी में। और कहाँ होता है? बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, गोगी सरोज पाल के पति का क्या नाम है? आपको मालूम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें कि जो गोगी सरोज पाल जी हैं उनके पति का नाम क्या था। तो आपको मालूम होगा वेद नायर जी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? वेद नायर। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात है। कहते हैं कि गोगी सरोज पाल की जो मृत्यु है वह कब होती है? तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि 27 जनवरी 2024 का नाम लिया जाता है गोगी सरोज पाल की मृत्यु के लिए। आगे से इसमें हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नवशास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनीतिक काल के लिए योगदान दिया था, वह कौन सा काल है? तो आपको इसके बारे में मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वह कौन सा काल है। तो फ्रेंच क्रांति के नाम से जाना गया। क्या जाना गया? फ्रेंच क्रांति के नाम से जाना गया उसको। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर ज्यादा समय नहीं देंगे। बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई थी? तो आपको मालूम होगा कि धार्मिक की बात करते हैं। ये भी आपके लिए क्लियर है जब हम धार्मिक की बात करते हैं। अगला है, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आपका मालूम होगा एडगर देगास का नाम लिया जाता है। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, चित्र तीन तहतीवासी का चित्रकार कौन है? जो तीन तहतीवासी नामक चित्र है इसके चित्रकार के रूप में किसका नाम लिया जाता है? जल्दी से बताएं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, तीन तहतीवासी चित्र के चित्रकार के रूप में पॉल गोगोआ का नाम लिया जाता है। ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यह पेपर में पूछा गया है। चित्र का क्या नाम है? तीन तहतीवासी के चित्रकार पॉल गोगोआ का नाम लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम जब बात करते हैं आपसे,
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है कि उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने तहती द्वीप पर चित्र बनाए। तो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा किया था, तो वहां पर किसका नाम आया था? पॉल गोगुआ। तो ये कौन है जिन्होंने तहती द्वीप के लिए चित्रण कार्य किया या उस सब्जेक्ट को बनाया? बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए फिर हम चर्चा करते हैं। कहते हैं प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार। अब यहाँ पर प्रभाववाद की बात है और मुख्य चित्रकार की बात किया जाए तो क्लोद मोने का ही नाम लिया जाएगा। ये क्लोद मोने आपके जो है प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्न्ट साइना रंग दिखता है, कैसा दिखता है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो लाल के जैसा ही बर्न्ट साइना दिखता है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमजानामा चित्रपोथी किस काल में बनी थी? अकबर के, औरंगजेब के, जहांगीर के, शाहजहां के। तो हमजानामा की बात करते हैं तो यहाँ पर अकबर का नाम लिया जाता है। बहरहाल इसलिए स्पीड ज्यादा है कि आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन कम समय में हो जाए और पॉइंट टू पॉइंट मैं चर्चा कर रहा हूं। तो किसका नाम लिया जाएगा? हमजानामा। 20 के बाद में थोड़ा सा स्पीड डाउन होगी। कहते हैं कि मूर्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? अब मूर्तिकार की बात करते हैं तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या देवी प्रसाद राय चौधरी। तो यहाँ पर मूर्तिकार की बात किया गया है तो देवी प्रसाद राय चौधरी आएंगे। ये आपका बिल्कुल सही होता है, एक क्लियर होना चाहिए। अगला है, कौन सा कला केंद्र पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है? अब पहाड़ी शैली की बात है तो स्वाभाविक है कि जो मेवाड़ है वह इससे संबंधित नहीं है। आपको मालूम होगा कांगड़ा, गुलेर, बशौली इससे संबंधित कला शैलियां हैं। दक्षिणी कला शैली का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? अब यहाँ दक्षिणी की बात किया गया है तो बीजापुर का नाम आएगा। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये से क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से आने चाहिए, समझने चाहिए, क्योंकि जो बीजापुर है यही है जो कहाँ से संबंधित है? दक्षिणी कला शैली से, मतलब भारत के दक्षिणी छोर से संबंधित कला शैली है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजिन्स कहा है? वह कौन सा कलाकार है जो अपनी कलाकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आपके लिए जो सही होगा वह कौन है? सल्वाडोर डाली है। कौन है? सल्वाडोर डाली की कलाकृति का नाम है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट किसका नाम लिया जाता है? आनंद कुमार स्वामी का। तो यह भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा समय देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये 20 क्वेश्चन इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी के साथ कराया क्योंकि ऑलरेडी इन पर मैं क्लास ले चुका हूं। यहाँ पर है, कांस्य निम्नलिखित का मिश्र धातु है, मतलब जो कांस्य बनाया जाता है वह किसका मिश्रित धातु है? कहता है, ए कहता है तांबा, जस्ता, टेन। बी कहता है एल्यूमिनियम, जस्ता। देखिए जो कांसा बनाया जाता है उसमें 3 धातु मिलाई जाती है, ये आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा। तो यहाँ पर 2 है, मतलब इसको पहले ही हटा दीजिए। फिर कहता है एल्यूमिनियम, जस्ता, टेन। तो आपको मालूम होगा एल्यूमिनियम नहीं लगाया जाता है, भी हटा दीजिए। तांबा, जस्ता, लोहा, ये भी नहीं लगाया जाता है, भी हटा दीजिए। मतलब क्या सही हुआ? तांबा, जस्ता, टेन। ये आपके लिए ए ऑप्शन सही हुआ। ए को आप टिक कर सकते हैं और ए को टिक कर देंगे तो आपका ये चीज सही हो जाएगा और क्लियर। आगे पहुंचते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं। कहते हैं जो राग दीपक है, राग दीपक जो चित्र है वह किस शैली का है? आपको मालूम होगा 2 कलाकृतियां, एक तो राग दीपक, एक राग रागिनी। 2 कलाकृतियां आप में महत्वपूर्ण है। तो राग दीपक की बात करते हैं, बूंदी शैली से लिया जाता है। बूंदी शैली की 2 कलाकृतियां, एक तो आपका जो राग दीपक है कौन से संग्रहालय में है, और दूसरा है राग भैरवी। ये भी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। कहां कहां संग्रहित है, किस संग्रहालय में है, जरूर बताना। अगला अब हम पहुंचते हैं और यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कहते हैं इनमें से कौन जर्मन दार्शनिक है? कहां का है? जर्मन दार्शनिक है। अब बताइए 23 का जर्मन दार्शनिक कौन है?
तो आपको मालूम होगा कि बामगार्टन कौन है। बामगार्टन क्या है? जर्मन दार्शनिक है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। कहते हैं कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? अब बताइए, सरोजिनी नायडू, राधाबाई शुभारमन, या कौन इनमें से होगा? जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं भारत की। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो सारनाथ है, सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। वहां एक बुद्ध की प्रतिमा किस माध्यम में गढ़ी गई है? अंबाजी संगमरमर? बिल्कुल नहीं भैया, संगमरमर का वहां प्रयोग ही नहीं हुआ है। जोधपुर बलुआ पत्थर? बिल्कुल नहीं भैया। चुनार बलुआ पत्थर? जी बिल्कुल, यहाँ पर चुनार बलुआ पत्थर का नाम लिया जाएगा। जो सारनाथ है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वाराणसी से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर सारनाथ स्थित है। और पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम यहीं पर अपना क्या दिया था? उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। मोन्टास फिल्म संगठन मूलतः किस निदेशक की चलचित्र की आशु रचना इम्प्राइजेशन है? यहाँ पर किसका नाम लिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो आपके लिए वाल्ट डिज्नी का नाम आता है। किसका आता है? वाल्ट डिज्नी का नाम आता है। ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। सारनाथ के बुद्ध प्रतिमा किस माध्यम में बनाई गई है? तो ये क्वेश्चन अभी वहां भी था। ये चुनार बलुआ पत्थर पीछे आपने देखा होगा, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक चीज मुझे बताइएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं या बोलने की आवाज या क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की आवाज ठीक है या नहीं है? ठीक है, चलिए। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कौन सा संगठन विश्व भर में श्रेष्ठ ग्राफिक डिजाइन को हॉल ऑफ फेम पुरस्कार देता है? हॉल ऑफ फेम। अब यहाँ पर क्या है? ए सही होगा या बी सही होगा या सी होगा या डी होगा? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या सही होगा? तो ग्राफिक डिजाइनर्स गिल्ड यूएसए ये जो है श्रेष्ठ पुरस्कार देता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 कहता पद्म पाणी। जो पद्म पाणी है चित्रकला का नाम पद्म पाणी क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्यों? हाथ में कमल है इसलिए, हाथ में कमंडल है इसलिए, हाथ में बंदर है इसलिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको मालूम होगा जब हम पद्म पाणी बोधिसत्व की बात करते हैं तो उनके हाथ में क्या है? कमल का फूल है। कमल की फूल की बात करूं तो ऐसे कुछ उनके हाथ में है और उसीलिए उसका नाम क्या पड़ा? पद्म पाणी बोधिसत्व के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहते 5वीं शताब्दी के ध्यान मग्न बुद्धा किससे संबंधित हैं? जो 5वीं शताब्दी है उसमें ध्यान मग्न जो बुद्धा है वह किससे संबंधित है? तो गंधार से है कि मौर्य से है कि गुप्त से है या शुंग से है? जल्दी बताएं। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या सही होगा? यहाँ पर गुप्त काल की बात की जाए, जब भी 5वीं शताब्दी की बात की जाए किसका नाम लिया जाएगा? गुप्त पीरियड का नाम लिया जाएगा। तो आप लोग इतने लोग लाइव हो तो कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और उससे पता चलता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं, किसके उत्तर सही। वैसे मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया कि हड़प्पा सील का उपयोग मुख्य रूप से किया गया व्यापार के लिए, संपत्ति के स्वामित्व के लिए, अधिकार को इंगित करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? क्या सही होगा 31 का? तो संपत्ति का जो स्वामित्व है उसी के लिए हड़प्पन सील का उपयोग किया गया है। ये भी आपके लिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन 32 की बात करते हैं। कहते हैं पत्थर की मार विजय मूर्ति कला। ध्यान दीजिएगा,
गुफा संख्या में स्थित। अब देखिए हम मूर्तिकला की बात कर रहे हैं। मारविजय, जब चित्रकला की बात किया जाता है तो गुफा संख्या 1 का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? जब हम मूर्तिकला की बात करते हैं तो अजंता की गुफा संख्या 26 का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? 26 का। यहाँ 26 है, बिल्कुल है, तो लगा दीजिए। तो यहाँ 26 क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, कह रहे हैं कि गंगा के किनारे मौर्य वंश द्वारा बनवाया गया विशाल किला, किसका? लकड़ी का। विशाल किला का मतलब लकड़ी का था। ये चीज थोड़ा याद रखिएगा। लकड़ी का जो विशाल किला है कहां पर है? बिहार का नाम आएगा। आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। किसका किला बनवाया गया था? लकड़ी का। और कहां पर है? बिहार में है। ये भी आपके लिए बड़ा क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ रहे हैं, पूर्वी भारत में शुंग साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक कौन थे? अशोक थे, सावंत सिंह थे, पुष्पमित्र थे, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ शुंग साम्राज्य की बात कर रहा है। सावंत सिंह की बात करेंगे, किशनगढ़ से संबंधित है। किससे है? राजस्थान के किशनगढ़ शैली से संबंधित है, तो मतलब 2 नंबर नहीं होगा। अशोक की बात करते हैं तो ये किस वंश से हैं? ये मौर्य काल से संबंधित है। किससे हैं? मौर्य काल से, मतलब ए भी नहीं होगा। कौन बचा? पुष्पमित्र। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या सही हुआ? 3 ऑप्शन पुष्पमित्र का नाम लिया गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं निम्न में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? अब यहाँ मिस्र की बात करते हैं तो ये भी अपने देश की नहीं है, मेसोपोटामिया भी नहीं है। कालीबंगा की बात करते हैं तो कोई सभ्यता नहीं है, या सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। और कहां पर है? कहां पर है? राजस्थान में है। हड़प्पा की बात करते हैं, यह बिल्कुल सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस नदी के तट पर है और किसने खोज किया था, किस सन में? 2 चीज मुझे बता दीजिए, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि देखिए आज मैं थोड़ा से 125 क्वेश्चन पूरा करवाना चाह रहा हूं उसमें, और इससे क्या होगा कि आपको एक ही जगह इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। बिहार गुफाओं का अर्थ है। बिहार का मतलब क्या था? अभी हमने चर्चा किया, चैत्य होगा। जब हम चैत्य की बात करते हैं तो पूजा स्थान है। क्या है? पूजा स्थान है। बिहार की बात करते हैं तो बिहार क्या है? निवास स्थान है, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो अब यहाँ पर है क्या? बिहार। बिहार क्या है? निवास स्थान। मतलब 3 ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। देवी मां मदर गॉडेस की सबसे विशेषता की क्या बात है? अब यहाँ पर देखिए, गोलाकार स्तन नहीं, हाथ नहीं, घुमावदार आंखें बिल्कुल नहीं, यहाँ पर पंखे नुमा आकार की जो टोपी है वह माँ देवी माँ या मदर गॉडेस भी इसे बोलते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता क्या है? पंखे नुमा आकार की टोपी। तो एक बार स्पीड बता दीजिएगा, नहीं बाद में शिकायत करिए बहुत तेज आप पढ़ा रहे थे। तो आपने देखा कि पंखे नुमा आकार की टोपी जो है वह क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहते हैं कि सील में पीपल वृक्ष पकड़ी 2 महिलाएं। सील में जो वहां का सील है वहां पर पीपल वृक्ष पकड़ी 2 महिलाएं किस स्थान से संबंधित है? अब यहाँ देखेंगे तो चारों कहां से हैं? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कहां से हैं? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। बनावली किस राज्य में है? आलमगीरपुर, जन्नूदड़ो, लोथल। इनके स्थान बता दीजिए, राज्य बता दीजिए कि कहां कहां स्थित हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर चन्नूदड़ो का नाम आएगा। बहरहाल सील में पीपल वृक्ष पकड़ी 2 महिलाओं की जब भी बात किया जाएगा तो चन्नूदड़ो का नाम लिया जाएगा। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर रहा है, कह रहा है कि कुषाण काल से या कुषाण काल में होना चाहिए में बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट कहाँ स्थित है? ए कहता है पटना संग्रहालय, बी कहता है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली,
सी कहता है सरकार संग्रहालय मथुरा और डी कहता है सरकार संग्रहालय उत्तर प्रदेश। अब कुषाण काल की बात कर रहा है। जब भी हम कुषाण काल की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि यह कहां पर है, सरकार संग्रहालय मथुरा या मथुरा में संग्रहित है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, दिल्ली में है। स्थापना कब हुआ, 1949। अब एक संग्रहालय और है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुआ, 1954 में। तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 1954, राष्ट्रीय संग्रहालय 1949। एक और है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, जिसकी स्थापना 1954। ये सब चीजें आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं निम्नलिखित में से किस सम्राट के द्वारा धर्म दर्शन पर अपने विषयों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया गया। तो आपको मालूम होगा इसमें कौन था जिन्होंने 84,000 कितने 84,000 पिलर की प्रयोग किया। वह महान सम्राट अशोक का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है, अशोक का। यह आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा सी तेजी के साथ करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन रह जाएगा, क्योंकि हमें इस विषय में 125 क्वेश्चन करना है। कहते हैं दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर नदी की बात की जाए, कहता है भोगवा, गंगा, गोदावरी, रंगोई। तो बताइए दायमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है। जब हम दायमाबाद की बात करते हैं तो गोदावरी नदी पर है। किस पर है, गोदावरी नदी पर है। चलिए गोदावरी की बात किया गया। एक चीज बता दीजिए, गंगा नदी कहां से निकलती है और कहां पर जाकर के मिल जाती है। दो चीज ऑप्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, गंगा नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर के मिल जाती है। अगला क्वेश्चन 42 कहते हैं ताजमहल पर कौन सी पुस्तक कैलीग्राफी, मतलब कहते हैं ताजमहल पर जो है किस पुस्तक की कैलीग्राफी किया गया है। अब ताजमहल की बात है भैया, तो गीता का तो किया नहीं जा सकता, रामायण का किया नहीं जा सकता, दास्तान मुमताज कुछ है नहीं, तो कुरान का ही किया जा सकता है। कुरान का ही किया गया है। ये चीज सही है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये सब चीजें आपके आगे चर्चा करता हूं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से मेज पर रखे जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का मानक आकार है। अब यहाँ पर क्या सही होगा, जल्दी बताएं। जो मेज पर रखा जाता है उसका मानक आकार क्या होगा। तो यहाँ पर कहता है 100 mm गुणे 150 mm, 150 गुणे 200, 4000 गुणे 500 या 150 mm। यही सही होगा। क्या सही होगा, 43 का आपका 4 ऑप्शन सही है। क्यों सही है, यहाँ पर 150 गुणे 100 mm की बात करता है। क्यों कहा गया, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से मेज की बात किया गया है। मतलब जैसे आपके पास मेज हो तो मेज पर जो भी आकृति ऐसी रखी जाएगी, इस पर झंडे की बात करते हैं, इसका क्या आकार होगा, 150 mm गुणे 100 mm की बात किया जाएगा। ये आपके लिए बड़ा क्लियर है, ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन है बिमल शाही मंदिर कहाँ है। बिमल शाही मंदिर को और किस नाम से जानते हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। बिमल शाही मंदिर कहाँ है तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस मंदिर को हम और किस नाम से जानते हैं, ये चीज हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिमल शाही मंदिर की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान का नाम लिया जाता है। अब चलिए आपके लिए बड़ा प्यारा सा, जो राजस्थान शब्द है, ये शब्द, इस शब्द को मान्यता कब मिली, किस सन में राजस्थान शब्द को मान्यता मिली कि राजस्थान शब्द के नाम से ही इस राज्य को जाना जाएगा। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिख करके कि 1900 कितने में ... आप जानिए, आपका काम जानिए, ढूंढ करके बताना है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं कि जो ब्लैक पगोड़ा है,
अब ब्लैक पगोड़ा किसे कहा गया? सूर्य मंदिर को कहा गया। किसको कहा गया? सूर्य मंदिर को कहा गया। सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के सूर्य मंदिर की बात कर रहे हैं। बहरहाल उड़ीसा की सूर्य मंदिर की बात है। जम्मू कश्मीर में भी एक सूर्य मंदिर है, ये भी जानिएगा। कह रहा है कि इसमें ब्लैक पगोड़ा में भारी पहियों के कितने जोड़े हैं? जोड़े की बात किया जाता है तो कितने जोड़े हैं? 12 का नाम आएगा। अब बताइए क्यों? टोटल कितने पहिए हैं? टोटल 24 है। 24 को जब जोड़ा बनाओगे तो कितना आएगा? 24 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 आएगा। तो 45 का आपका क्या सही होता है? 12 जोड़ों की बात किया जाता है। अगला आइए, देखिए थोड़ा थोड़ा हम मैथ भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन डेली नहीं, कभी कभी मैथ पढ़ाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के निम्नलिखित में से कौन सा नागर शैली पूर्वी भारत में स्थित है? कहते हैं जो इनमें लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा मंदिर है कि जो नागर शैली में बनाया गया? आपको मालूम होगा कितनी शैलियां होती है मंदिर की? एक तो नागर, बेसर और एक शैली और है, 3 होती हैं। चलिए एक आपके लिए भी छोड़ देता हूं। नहीं आप लोग कहोगे सर आप सारे लिख देते हो, नागर, बेसर, एक आप बता दीजिएगा। नहीं कहोगे सारे बता देते तो मैं क्या बताऊं, ऐसा शिकायत अक्सर मेरे पास आती रहती है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन छोड़ता रहता हूं। तीसरी क्या है? तब यहाँ पर कहा गया कि नागर शैली का, वो भी कहां पर? पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत की बात करोगे, मैप के अनुसार पूर्वी भारत कहाँ आएगा? यहां पर आएगा। ये पश्चिमी होगा। कहां पर होगा? ये पश्चिम होगा। आपको मालूम होगा मैप में यहाँ पर गुजरात याद आया। ऊपर की बात जाएंगे तो उत्तरी होगा जम्मू कश्मीर। नीचे की बात जाएंगे तो यहाँ श्रीलंका देखे ही होंगे आप लोग। तो ये कौन सा आएगा? दक्षिणी आएगा। और इसी को दक्षिण भारत कहा जाता है। और दक्षिण भारत मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? मंदिरों के लिए जाना जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर 46 की बात करते हैं तो जगन्नाथ मंदिर की बात किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा कहाँ है? भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहते हैं कोलोसियम कहाँ स्थित है? कोलोसियम कहाँ स्थित है? जो कोलोसियम है वह कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं। 47 की बात करते हैं तो यह कहाँ है? कोलोसियम रोम में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा खींच के चलते हैं ना, क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे। कहते हैं कि बादामी गुफा का संबंध है, जो बादामी गुफा है उसका संबंध मौर्य से है कि चालुक्य से है कि गुप्त से है कि इनमें से कोई नहीं है? तो 48 नंबर की जब बात करते हैं इसका किससे है? चालुक्य वंश से है बादामी गुफा। बादामी गुफा की खोज किस सन में हुआ? जल्दी बताएं। 1924। बादामी गुफा किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ देता हूं कि भैया बादामी गुफा जो है उसके खोज करता कौन है? आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में चलाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। कहता है कि जो उदयगिरी की गुफा है उसका संबंध है। बड़े मजेदार, देखिए सब क्वेश्चन जब आते हैं ना जल्दबाजी हो ही नहीं पाता है। उदयगिरी की बात किया जाए किस काल से संबंधित है? तो 49 नंबर की बात किया, गुप्त काल की बात है। एक शुंग काल का भी नाम लिया जाता है। वहां पर क्या लिखा जाएगा? उदयगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी। क्या लिखा जाएगा? खंडगिरी। ये जो गुफाएं हैं ये शुंग काल से संबंधित। अब बात यह है कि जो उदयगिरी की गुफा है वह गुप्तकालीन है, ये शुंग कालीन है। ये किस राज्य में है? इसका राज्य क्या है और इसका राज्य क्या है? दोनों चीज आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 50 कहते हैं कि जो बराबर की गुफाएं हैं उनका संबंध है। जो बराबर की गुफाएं हैं उनका संबंध किससे है? 50 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए मौर्य काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। तो आप लोग काफी लोग लाइव हो, आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ बहुत सारे लोग लाइव हैं, कितने हैं? अच्छा बहुत सारे हैं, चलिए बहुत सुंदर। और आपका बराबर कमेंट्स आ रहा है। तो आगे चलते हैं। आप चर्चा किया, मौर्य काल की बात किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 51। 51 की बात करते हैं। प्रदोष दास गुप्ता, क्या है? प्रदोष दास गुप्ता,
की कलाकृति है? दुल्हन है, संथाल परिवार है, उड़ान है, इसे हम फ्लाइट कहते हैं, कि अपर्दन है। 51 की बात करते हैं तो क्या है भैया, यहाँ पर 51 का दुल्हन, जिसे हम ब्राइड के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 52, कहते हैं जो कलमकारी है वह कहाँ की लोक कला है? तो कलमकारी की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसका संबंध कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है, यहाँ की लोक कला है। और आंध्र प्रदेश, वर्ली की बात करते हैं, चलिए ये तो नॉर्मल सी बात है, वर्ली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, ये भी आपके लिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन, द आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया, द आर्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है उसके लेखक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो ए.बी. हैवेल का लिया जाता है। किसका लिया जाता है? ए.बी. हैवेल का। अगला क्वेश्चन आपके लिए और अच्छा आ गया, कहते हैं सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन कल्पचर, स्कल्पचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर्वे ऑफ इंडिया स्कल्पचर नामक जो पुस्तक है उसके लेखक के रूप में किसका नाम लिया जाता है? यस के सरस्वती का नाम आता है। किसका नाम आता है? यस के सरस्वती का नाम आता है। क्या सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके लिए और महत्वपूर्ण है, कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का, अब इस तो बताने की जरूरत नहीं है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की बात करते हैं तो कहां पर है प्रभु? मुंबई में है। क्या सही कह रहा हूं या गलत? सभी लोगों का यहां पर उत्तर आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहां है? मुंबई में। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इंडियन म्यूजियम कहां है? इंडियन म्यूजियम की बात करते हैं जो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये कहां पर है इंडियन म्यूजियम? मुझे लगता है कोलकाता। आपके अनुसार क्या होगा, थोड़ा से बताइए भाई। इंडियन म्यूजियम कहाँ है? जो इंडियन म्यूजियम है वह कहाँ स्थित है, जल्दी से बताइए। तो कोलकाता ही स्थित है। बिल्कुल आंसर जो है राइट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चीज मुझे बताइए आप लोग कि क्या मैं इसको पूरा 125 क्वेश्चन करवाऊं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि 125 क्वेश्चन पूरा करवाऊं या इस वीडियो को यही रोक दिया जाए, आगे अगली वाली वीडियो में इसको पूरा करवा दिया जाए। क्या कमेंट आ रहा है सभी का ज्यादातर? अच्छा चलिए, तो अच्छा चलिए ठीक है, इसको मैं 60 क्वेश्चन करवा करके रोक देता हूं, 60 के बाद में आपको आ जाएगा। तो कहते हैं जो टीन है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में गलाया जाता है? 58 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या सही होगा? 58 का 450 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात की जाती है। कितना किया जाता है? 450 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए और आ गया, 59 में कहा गया एल्यूमिनियम को कितने, जो 59 है, एल्यूमिनियम को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में गलाया जाता है? बताइए 59 में क्या सही होगा? तो यहाँ पर 1218 डिग्री की बात कर रहा है। कितना? 1218 डिग्री की बात किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए 60, और जो इस वीडियो का लास्ट वो है, कापर को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में गलाया जाता है? 60 की बात करते हैं तो 1981 की बात कर रहा है। अब ये सब सही है कि गलत है? मेरे हिसाब से सही है, आपके हिसाब से क्या है? या और भी, जैसे लोहा की बात कर लीजिए, या आपने सुना होगा टेराकोटा, जो मिट्टी को पकाया जाता है, तांबा, जस्ता इत्यादि जो भी मेटल हैं उनको कितने फ़ारेनहाइट में गलाया जाता है, ये आपको बड़े अच्छे से मालूम होना चाहिए और इनके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बताना है। अगली क्लास में 61 से लेकर के आगे तक जहां तक हो पाएगी वहां तक आपको मैं समझा दूंगा, पढ़ा दूंगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।